नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ उस शो पर जिसका नाम है सवाल पब्लिक का, जिसमें सवाल होते हैं पब्लिक के और जवाब देते हैं वो जो कटघरे में है। 2020 में कंगना रनौत के दफ्तर पर बुलडोजर चलने के बाद सामना की हेडलाइन थी उखाड़ दिया। ये हेडलाइन लिखवाने वाले सामना के कार्यकारी संपादक और राज्यसभा के सांसद संजय राउत अब एनफोर्समेंट डायरेक्ट के शिकंजे में हैं और उन्हें 4 अगस्त तक कस्टडी में भेज दिया गया है। सवाल पब्लिक का है कि क्या 1034 करोड़ के घोटाले में फंसे संजय राउत को अपने किए की भरनी पड़ रही है या फिर ये महाराष्ट्र की वो राजनीति है जिसमें करप्शन स्ट्राइक संजय राउत पर है और बदला उद्धव ठाकरे के ऊपर है। आखिर राउत पर ईडी के एक्शन में महाराष्ट्र की राजनीति वाला चैप्टर क्यों खुल रहा है? यही है आज सवाल पब्लिक का। संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर हो रही राजनीति पर मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एक्सक्लूसिव चिट्ठी दिखाना चाहती हूं और ये चिट्ठी जरूर ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये जो चिट्ठी है ये आपको एक नई कहानी बताएगी। ये मेरे हाथ में चिट्ठी है। पात्रा चौल घोटाले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के एक गवाह जिसकी पहचान मैं उजागर नहीं कर सकती क्योंकि उस गवाह का आरोप है कि ईडी पर आरोप लगाने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा है। मैं इस गवाह की चिट्ठी आपके लिए पढ़ूं उससे पहले बता दूं कि इस गवाह ने स्वीकार किया है कि उसे जमीन सौदे में 4 लाख रुपए रजिस्ट्री अमाउंट के तौर पर दिए गए थे, लेकिन ऑफिशियल 4 लाख के अलावा 36 लाख रुपए कैश यानी ब्लैक में मिले थे। अब ये चिट्ठी देखिए जिसमें इस गवाह ने लिखा है, 4 फरवरी 2022 को मुझे ईडी ने जमीन सौदे पर पूछताछ के लिए बुलाया था। उस दिन के बाद से मुझे कुछ लोग कॉल कर रहे हैं और मिल रहे हैं। वो मुझे मीडिया में एक बयान देने के लिए कह रहे हैं, ऐसा इस चिट्ठी में कहा गया है। और आगे कहा है, कह रहे हैं कि बयान दो कि ईडी ने दबाव डालकर बयान लिया है। वो मुझसे पूछताछ का ब्यौरा भी जानना चाहते हैं। 16 फरवरी को बाला कदम और सुनील राउत, और ये इस चिट्ठी में लिखा है, ये मेरा कहना नहीं है, और ये चिट्ठी में नीचे स्टैंप है जो रिसीव्ड है लेकिन उसे हटाया गया है क्योंकि हम गुप्त रखना चाहते हैं इस गवाह को, क्योंकि उसकी जान को ऐसा बताया जा रहा है चिट्ठी में कि खतरा हो सकता है। माफ कीजिएगा। 16 फरवरी को बाला कदम और सुनील राउत मुझे शाम 3:45 बजे से 4 बजे के बीच माटुंगा में दुर्गा परमेश्वरी रेस्टोरेंट में मिले थे और साफ तौर पर मुझे मीडिया में स्टेटमेंट देने के लिए कहा गया था। संजय राउत को आज जब कोर्ट के सामने पेश कर रही थी ईडी, तो उन्होंने कहा यह हमें खत्म करने की साजिश हो रही है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इस बयान का मतलब आप समझ रहे हैं। संजय राउत ये कहना चाह रहे हैं कि ईडी का एक्शन उनके खिलाफ राजनीतिक बदला है। राउत ने कोर्ट के बाहर जो कहा वही राजनीतिक संदेश उद्धव ठाकरे ने राउत के घर जाकर दिया। उद्धव ठाकरे ने संजय राउत की मां और पत्नी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उद्धव ने साफ कहा कि सबका वक्त बदलता है और हमारा वक्त आएगा तो सोचिए आपका क्या हाल होगा। पुष्पा फिल्म के डायलॉग को बोलकर उद्धव ने कहा कि राउत असली शिवसैनिक है, वो झुकेंगे नहीं, ऐसा उद्धव ठाकरे ने कहा। सुनिए। आज तुमच्याकडे आहे म्हणून तुम्ही जर का इतरांना संपवण्याच्या मागे लागणार असाल तर दिवस हे सर्वदा सारखे नसतात, दिवस हे फिरतात आणि मग दिवस एकदा फिरले की तुमचं काय होईल ह्याचा विचार सुद्धा नड्डा साहेबांनी आणि भाजपाने करण्याची आवश्यकता है। मुझे संजय राउत पर अभिमान है और बाला साहब का असली सैनिक
सिर्फ वो पिक्चर देखने के लिए ठीक है, पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन ये झुका नहीं। जो झुकने वाले थे वो हमाम में चले गए, और झुकने वाला कभी शिवसैनिक नहीं हो सकता। उद्धव ठाकरे के खेमे से महाराष्ट्र कार्ड चलने की कोशिश भी हो रही है। सुनिए आदित्य ठाकरे का ये बयान। आपले राज्यपाल महोदयांपासून ही जी काही मंडळी आहे ना, जी आपल्या महाराष्ट्राला खाली पाडू इच्छिते, महाराष्ट्राला फोडू इच्छिते, महाराष्ट्राचे 5 तुकडे करू इच्छिते, ही मंडळी आपल्यामध्ये ते वाद निर्माण सुरू करायला लागली। म्हणजे काल उद्धव साहेबांचं तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स पण बघितली असेल की जी आपली एकजूट आहे ती तोडायची, मराठी माणसाला वेगळं करायचं, शिवसेनेला फोडून टाकायचं, शिवसेनेला संपवून टाकायचं, ठाकरे परिवार कमी करून टाकायचा। मी त्यांना एकच सांगतो, ठाकरे परिवार तुम्ही संपवू शकत नाही, कारण माझा ठाकरे परिवार हा इथे उभा आहे। मतलब घोटाले का एक आरोप, ईडी का एक्शन, कोर्ट में पेशी, वहां से कस्टडी, लेकिन राजनीति की फुल स्क्रिप्ट हो रही है। इस बीच उद्धव ठाकरे से सत्ता छीन लेने वाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सुबह बजने वाला है भोंपू, जो वो बंद हो गया है। शिंदे का यह भी कहना है कि राउत ने उन्हें जेल भेजने की धमकी दी थी। सुनिए अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे क्या कह रहे हैं। भोंगा नीट करणार आहे। अरे एक भोंगा केला तिला आज। अरे आपते तो काय, अरे आता येणारच नाही तो, 8 वाजताचा भोंगा बंद झालाय। तो अब सवाल पब्लिक का है, ईडी के शिकंजे में फंसे संजय राउत विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं क्या, और क्या ये उनके काम आएगा? नंबर 2, उद्धव ठाकरे के थिंक टैंक संजय राउत पर एक्शन क्या पॉलिटिकल है? सवाल नंबर 3, महाराष्ट्र का इमोशनल कार्ड खेलने से ईडी वाली कानूनी लड़ाई में क्या होगा? यही है सवाल पब्लिक का, और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, किशोर तिवारी नेता हैं शिवसेना के, दीपक केसरकर प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे खेमे के, अजय वर्मा जी नेता हैं कांग्रेस के, विवेक गुप्ता प्रवक्ता है तृणमूल कांग्रेस के, और अवनीजेश अवस्थी जी राजनीतिक विश्लेषक मेरे पास। मैं सबसे पहले सवाल पूछना चाहती हूं शहजाद पूनावाला जी से, और अपने सारे पैनलिस्ट को बताना चाहती हूं कि पहले इंटरवेंशन में 60 सेकंड की समय सीमा रहेगी। जो भी कहना है 60 सेकंड में कहिए, और उसके बाद हम डिबेट खोलेंगे। सबसे पहले शहजाद पूनावाला जी, ये एक बार फिर कलकत्ता, आम आदमी पार्टी दिल्ली, झारखंड, तमाम राज्यों के बाद और कांग्रेस की जो साथ कार्रवाई हो रही है, सबके बाद अब आपके ऊपर इल्जाम है कि संजय राउत का सहारा लेकर आप राजनीति कर रहे हैं। देखिए ऐसा है नाविका जी, अलग अलग नारे हैं। आपके चैनल का 1 वर्ष हो रहा है तो आपका है 1 साल बहुत बेमिसाल, किसी और का है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। पर ये जो मंडली है ना 4 पिलर्स ऑफ करप्शन, ये 4 पिलर्स ऑफ करप्शन आज दिख रहा है। एक पिलर तो सामने है, दूसरा आप, तीसरा टीएमसी और चौथा एआईसीसी ऑल इंडिया करप्ट कमेटी। इनका नारा क्या है? भ्रष्टाचार मेरा शिष्टाचार, भ्रष्टाचार मेरा जनसिद्ध अधिकार, मैं करूंगा भ्रष्टाचार, किसी ने पकड़ा तो मैं बोलूंगा अत्याचार और करूंगा दुराचार। अब देखिए उद्धव ठाकरे जी, ये वही उद्धव ठाकरे जी है जिन्होंने सचिन वजे को क्लीन चिट दिया था, कहा था कि ओसामा बिन लादेन है क्या। आज उद्धव ठाकरे जी बोल रहे झुकेंगे नहीं, नहीं भ्रष्टाचार में ये लोग रुकेंगे नहीं, इनकी ब्रेक ही नहीं लगती। और मराठी कार्ड, ते मराठी माणूस होते ज्यांच्या घरी तुम्ही घेतलं आणि भ्रष्टाचार केला। यू हैव टेकन 680 फैमिलीज हाउस एंड डन भ्रष्टाचार एंड देन यू आर प्लेइंग मराठी कार्ड। और देखिए ये तो वो उद्धव ठाकरे जी है जो नवाब मलिक के लिए दाऊद इब्राहिम के साथ रिश्ते कोर्ट ने बताए थे, तब भी कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोर्ट के आदेश आए, आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन के कट्टर करप्शन पे कोर्ट के आदेश आए, और कोर्ट के आदेश टीएमसी के मामले टू मच करप्शन के मामले में भी आए। परंतु ये चारों पिलर्स ऑफ करप्शन एक ही चीज बोलते हैं, हम विक्टिम हैं, हम विक्टिम हैं। दरअसल ये विक्टिमाइज करते हैं, इन पे कार्रवाई हो जाए तो ये अत्याचार बोलते हैं। किशोर तिवारी जी, सवाल ये है कि 134 करोड़ का घोटाला है। 1034 सॉरी 1034 इतना छोटा स्कैम नहीं होता इनके यहाँ पे। इतने सारे जीरोस की हमें आदत नहीं है, तो हम लोग छोटे लोग हैं, 1034 को 134 बोल जाते हैं। मैं किशोर तिवारी जी, 1034 करोड़ का घोटाला बोला जा रहा है, और ये घोटाला किनके साथ है? ये घोटाला में नाम है वधावन के जो 2 बंधु हैं।
दो बंधु हैं जिन्होंने पीएमसी का पैसा भी हजम कर लिया, ऐसा एजेंसीज का कहना है। ये उनके ऊपर आरोप है। और पीएमसी में किसने पैसे जमा किए थे? गरीब लोगों ने, रिटायर्ड लोगों ने, जो नौकरी पेशा लोग हैं उन्होंने किए थे। लोन गए वधावंश को, और उसके बाद एक ये 47 करोड़ का जो पूरा 47 एकड़ का जो पूरा लैंड था पात्रा चौल, वहां पे 672 ऐसे लोग हैं जिनके मकान बनकर मिलने थे, आज तक नहीं मिले। और दो शिकायत करता है। एक स्वप्ना पटकर, जिनकी आवाज हमने आपको सुनाई थी शुक्रवार को, और आज एक और विटनेस का है कि हमें भी कहीं ना कहीं धमकी मिल रही है। मैं पूछना चाहती हूं किशोर तिवारी जी, राजनीति तब होती जब कोई तथ्य ना होते, पर अगर दो लोग कह रहे हैं कि धमकी दी जा रही है, और अगर आप देख लें राज्यसभा के एफिडेविट्स 2010 में 1,51,00,000 की संपत्ति केवल डिक्लेयर की है, और 2022 में 18 करोड़। अब इतनी तरक्की एमपी बनने के बाद अगर किसी की होगी 18 गुना, तो सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? किशोर तिवारी जी जवाब दीजिए। जाने चाहिए, और आप पूछ भी रही है, और किसको रोक रहा है? एक बात मैं बता दूं तुमको कि पिछले 2.5 साल से एक एक चीज बीजेपी ने किरीट सोमैया को छोड़ दिया था। वो कंप्लेंट करते जा रहे थे। जो लोग बीजेपी की तरफ चले गए, वो लोग पाक साफ हो गए। अभी हमारे तरफ जो रह गए उसमें संजय राउत का आप बता रही थी, ये पूरी पात्रा चाल में 2007 का ये एसआरए का डेवलपमेंट है, उसमें कई बिल्डर है, प्रवीण राउत भी एक बिल्डर है, और एसडीआईएल इसमें है, ये सब। और संजय राउत ये बेसिकली बिल्डर वगैरह नहीं है, और उनकी पत्नी और संजय राउत की पत्नी के कोई संबंध हो गए। लेकिन मैं एक बात तुमको बताना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार का निर्मूलन तो देश में से होना चाहिए, करप्ट लोगों का इलाज भी होना चाहिए, लेकिन ये सिलेक्टिव भ्रष्टाचार निर्मूलन कैसा? और जो बीजेपी के पास चले जाते हैं वो मिनिस्टर कैसे बन जाते हैं? और वो फिर उनको ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटते हैं ना हमारे शहजाद पूनावाला की पार्टी, वो गलत है। मैं यही एक बताना चाहता हूँ कि समय आने पर सब सिद्ध हो जाएगा। वो एक मध्यम वर्गीय पत्रकार है, पर जरा ज्यादा बोलते हैं, उसके वजह से उनकी वाणी सम्यक नहीं रहने से तो कई लोग उन पे टपे हुए थे, और सब लोग बोलते भाई साहब, जेल में डालो। किशोर तिवारी जी 60 सेकंड खत्म हो गए। 18 करोड़ वाला मध्य वर्गीय पत्रकार हमें भी बनवा दीजिए, आपके कृतज्ञ रहेंगे। 18 करोड़ वाले मध्यम वर्गीय पत्रकार बहुत लोग बनना चाहते हैं। पूरा न्यूज रूम है, मेरा पूरा न्यूज रूम है। अगर मध्यम वर्गीय पत्रकार 18 करोड़ में बन सकते हैं तो एप्लीकेशंस अगर आप लोग ले रहे हैं तो ले लीजिए, बहुत लोग अप्लाई करेंगे। लेकिन संजीदा सवाल पूछना चाहती हूँ। और केसकर जी, नहीं बाद में क्योंकि अब केसकर जी से सवाल पूछना चाहती हूँ। केसकर जी ये कह रहे हैं कोई रिलेशनशिप नहीं है किसी के साथ जिनके साथ तहकीकात हो रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, और ये रिमांड नोट है मेरे हाथ में जो कोर्ट में शामिल किया गया है। इसमें सीधी तरीके से बताया गया है कि 2010-2011 में प्रवीण राउत हैं। प्रवीण राउत जो डायरेक्टर्स थे वधावन जी के साथ गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन में, बाद में वो छोड़ दिए, लेकिन इनकी पत्नी के साथ 55 लाख रुपए का अनसिक्योर्ड लोन है। ये तहकीकात हो चुकी है और शायद कोर्ट में ये मामला ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। तो आप कह रहे हैं किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मैं ये भी बता दूं कि प्रवीण राउत जी इस वक्त अरेस्टेड है और जेल में है, और उनकी पत्नी के साथ लेना देना ये एफिडेविट में खुद ही दिखाया हुआ है। मैं कुछ ऐसा नहीं कह रही जो एफिडेविट में नहीं है। और इसके अलावा 30 लाख का और लोन है जो एफिडेविट में बताया गया है, और वो 30 लाख का लोन जो है वो भी अनसिक्योर्ड लोन है। अब केसकर जी, क्या सिर्फ
राजनीतिक बयान देने से ये जो स्पेसिफिक चार्जेस लगे हैं और कोर्ट में हैं, ये सब धुल जाएंगे क्या? कि पुष्पा का डायलॉग है वो झुकेंगे नहीं, जब उखाड़ दिया कहा था तब भी नहीं झुके थे, लेकिन कहते हैं समय पूरा होता है सबका। तो क्या आज जो पीएमसी का घोटाला हुआ जिसमें आम लोगों को इतनी दिक्कत हुई, क्या ये तहकीकात आगे बढ़ रही है या ये सब राजनीतिक बदला है? देखिए, जो रीडेवलपमेंट के केसेस है उसमें लोग रास्ते पे आ जाते हैं, उनके जो हक के मकान है वो उनको नहीं मिलते हैं। और ये सब बाला साहब का सपना था कि इन लोगों को ये घर मिले, और इसी प्रकार अगर नेता उसमें इन्वॉल्व हो कि जिसमें घर लोगों तक नहीं पहुंच सकते हैं, आप प्रॉपर्टी बेच भी देते हैं लेकिन बैंक का पैसा नहीं भरते हैं, तो इसमें आपत्ति जरूर होनी चाहिए। और जो एक्शंस हुए हैं वो सिर्फ पॉलिटिशियंस पे नहीं हुए हैं। आज कम से कम 7 से 8 बड़े बड़े बिल्डर्स ये जेल में हैं, और इसका कारण ये है कि उन्होंने मकान नहीं दिए हैं, जो भी पैसा उन्होंने इकट्ठा किया उसको साइफन किया गया, ये सब इल्जाम है। तो प्रवीण राउत जी को अरेस्ट होने के बाद करीब करीब 1 साल हो गया होगा। संजय राउत जी के पास सिर्फ सवाल ही पूछे जा रहे थे, जब उनको कुछ प्रूफ मिला होगा तभी उन्होंने अरेस्ट किया होगा, और ये कोर्ट के सामने जाके अगर उनको कस्टडी मिलती है तो इसका मतलब है कि उनके पास सबूत थे, इसलिए कोर्ट ने उनको कस्टडी दी है। मैं विवेक गुप्ता जी आपसे पूछना चाहती हूं, बंगाल में भी केस हुआ था, आज ममता जी उद्धव ठाकरे जी के साथ खड़ी हैं और यहां पर भी कहा जा रहा है कि करप्शन कोई नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा है, यानी कि राजनीतिक बदला लिया जा रहा है। विवेक गुप्ता जी, अब आज की डेट में बंगाल में जो पैसे निकले हैं वो शायद इस देश का कोई नागरिक भूल नहीं पाएगा, क्योंकि इतने सारे पैसे एक बार में शायद किसी ने देखे नहीं। इतने सारे नोट जो निकल कर आए, पहले एक घर से फिर दूसरे घर से, और किलो किलो भर सोना निकला जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ विवेक गुप्ता जी, सिर्फ राजनीतिक बदला ही एक्सप्लेनेशन है और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है? नमस्कार नविका जी, मैं आपके बात का जवाब देना चाहता हूं। उसके पहले मैं 1-2 चीजें तथ्य सामने लाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है डिबेट में ये जानकारी सबके काम आएगी। मैं 2012 से 18 में भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, और कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर है तो ये जानता है कि हमें हर साल अपने सारी आय, संपत्ति, आमदनी और जो भी लेनदारी देनदारी है सबका ब्यौरा देना पड़ता है। संजय राउत जी की जो भी आंकड़े आप दिखा रहे हैं, यह जितनी बार वो एमपी बने हैं और हर साल उनको ये आंकड़े फाइल करने थे, और ये फाइल पब्लिक रिकॉर्ड है, इनफैक्ट ये पब्लिकली डिस्प्ले किए जाते हैं। मैं संजय राउत जी को यहाँ पे कोई वो नहीं कह रहा हूँ, मेरे अच्छे मित्र हैं, अच्छे पत्रकार के रूप में एक अच्छे जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक अच्छी पत्रकारिता, एक अच्छा किया। क्या कमाया, कैसे कमाया, क्या कमाया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, मगर ये डेटा जो भी उनकी धर्मपत्नी, उनके परिवार में जो लोग भी हैं, ये डेटा पब्लिकली अवेलेबल हर समय था। ईडी और सीबीआई खाली इसी समय जगता है जब उनको कन्वीनियंट होता है। जब ये आदमी पिछले 20 साल से ये डेटा हर साल देता आ रहा है, तब उनको ये डेटा से मतलब नहीं होता। रही बात पश्चिम बंगाल की सवाल, हमारे जो मंत्री है पार्थो चैटर्जी, एक्स मंत्री पार्थो चैटर्जी, उनके ऊपर पार्टी ने भी और दीदी ने भी जो भी एक्शन लेना था लिया। दीदी ने कहा था कि तथ्यों को सामने आने दो, मैं तथ्य जैसे ही सामने आएंगे मैं उस पर एक्शन लूंगी, और हमने उन पर जो एक्शन लेना था एक्शन ले लिया। मुझे लगता है इसके बाद और कुछ कहने समझने की है नहीं। जहां तक दीदी का सवाल है, दीदी ने बहुत स्पष्ट रूप में कहा है कि अगर कोर्ट में कोई ऐसा सबूत मिला तो उस पर और भी जो कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो हम करेंगे। यहां सवाल नविका जी ये पूछने का है कि झारखंड में सरकार पलटने के खातिर रुपया कौन दे रहा था, और वो रुपया बंगाल में जब हमने पकड़ा और हमने उसको सौंपा, तो ये झारखंड के जो 3 कांग्रेस के एमएलए थे, ये इतने रुपए लेकर झारखंड में क्या मंसूबे से जा रहे थे, ये रुपया सही सवाल है, सही सवाल है, और मैं शहजाद जी से इसका जवाब जरूर लूंगी, लेकिन मैं भी बताना चाहती हूं, और अवनीजेश जी मैं आपको बता रही हूं, जो अभी विवेक गुप्ता जी ने कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि ये उजागर नहीं किए गए, बल्कि हम तो ये एफिडेविट दिखा रहे हैं। सवाल मेरा सिर्फ ये है कि 1 करोड़ से
18 करोड़ आमदनी हो जाती है या एसेट्स हो जाते हैं मध्यम वर्गीय एक जर्नलिस्ट के, तो जब तक उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी गलत कुछ नहीं पाती तो हम भी सवाल नहीं उठाते हैं। आज पाया जा रहा है तो सवाल उठना क्या लाजमी नहीं है? नंबर 1। और नंबर 2, ये जो संजय राउत जी की बात है और पार्था चैटर्जी की बात है, तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि एक्शन हो गया, अब आप सवाल उठा ही नहीं सकते। एक्शन कितने दिन बाद हुआ था? कितने दिन डिनायल में रहे थे तृणमूल कांग्रेस वाले? क्या ये सवाल नहीं है? और हर बार एक्सप्लेनेशन क्या आया था? राजनीतिक बदला। मैं पूछना चाहती हूं अवनीजेश अवस्थी जी आपसे, क्या राजनीतिक बदला जवाब दे सकता है उस पहाड़ का जो रुपयों का पहाड़ मिला बंगाल में, या उसका जो ये धमकियां दी जा रही हैं? ऑडियो टेप भी हमने आपको सुनाया, एक दूसरी चिट्ठी भी मैं आपको दिखा रही हूं। अगर सब कुछ सही है तो ये इतने लोग आके धमकियों की बात कर क्यों रहे हैं? देखिए नाविका जी, एक बात तो बड़ी साफ है। मैं विवेक जी को बता दूं, इतना साफ साफ बनने की जरूरत नहीं है। इन्हीं शिक्षा विभाग के घोटाले के लिए टीएमसी सरकार हाईकोर्ट गई थी कि सीबीआई जांच नहीं चाहिए हमको। सिंगल बेंच में जब कहा कि नहीं होगी जांच, तो डबल बेंच में गई, वहां भी उन्होंने कहा कि होगी जांच, तब जांच हुई है। ऐसे नहीं है, वरना तो दीदी तो सीबीआई के अफसर को वहां पे बंधक बना लेती है कोलकाता में। यही है ना सच्चाई है। इसलिए इतना साफ पाक मत बनिए। मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जनता जानती है। बात यह है कि हर साल आंकड़े आते हैं, उनको भरना होता है, वो सब जानते हैं कि किसी भी चीज को ऐसा नहीं है। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन कैसे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाना है कागजों में, यही होता है ना सब कुछ। वरना आप ये बताइए कि इतना मध्यम वर्गीय परिवार वाला व्यक्ति 18 करोड़ की संपत्ति लेकर के, जैसा कि आप बता रही थी, वो हो जाए। और जहां तक इस किशोर जी का सवाल है, संजय राउत का सवाल है, धमकी देने का सवाल है, धमकी तो वो खुलेआम देते थे। वो कहते थे कि वहां से आएंगे तो पोस्टमार्टम होगा, कॉफिन में आएंगे, बाद में हम पोस्टमार्टम करेंगे, सीधे उखाड़ दिया, देख लेंगे, देख लिया। और नोटी, और उसके लिए हिंदी में क्या शब्द इस्तेमाल करते थे। तो धमकी देना उनका। मुझे हैरत सिर्फ इस बात पर हो रही है कि उद्धव जी ने आज ये कहा कि दिन बदलते हैं। कौन से दिन बदलने की बात कर रहे हैं आप? पहले बहुत अच्छे दिन थे आपको, पहले बहुत अच्छे दिन थे आपके, जब ये करप्शन हो रहा था। तो जब आप जिस मर्जी को, नवनीत राणा को आप जेल में बंद कर दें, घर से उठा करके, रवि राणा को घर से उठा करके जेल में, बहुत अच्छे दिन थे आपके। सही सवाल उठाया आपने। लेकिन अजय वर्मा जी, और मैं एक चीज फिर से कह दूं, ये 18 करोड़ की संपत्ति मैं नहीं कह रही, ये राज्यसभा का एफिडेविट है जो मेरे हाथ में है। मैं सिर्फ राज्यसभा का एफिडेविट जो कोर्ट किया जाता है और इस पर स्टैंप लगी हुई है मुंबई की, ये एफिडेविट में कहा गया है, ये आंकड़ा मेरा नहीं है, तकरीबन 17 करोड़ की संपत्ति उनकी और 1.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति उनकी पत्नी की, ये बताया जा रहा है। लेकिन मैं अजय वर्मा जी आपसे पूछना चाहती हूं कि जब भी कोई कार्रवाई होती है, हर राजनीतिक दल बाहर निकल जाता है झंडा लेके कि हमारे साथ हाय हाय क्या हो गया। तब क्या हुआ था जब उखाड़ दिया कहा था, तब पूछा था किसी से कि दिल पर क्या बीतती है। जब अपने ऊपर होता है तो राजनीतिक बदला हो रहा है। नाविका जी, आपने अभी कहा ना कि छोटे से पत्रकार की, एक मध्यम वर्गीय पत्रकार की इतने से 18 करोड़। जब जय शाह जी गुजरात में होते हैं और 8 करोड़ से 80 करोड़ हो जाता है, तो ईडी को उनका पता नहीं मिलता है कि वो 80 करोड़ कैसे हो गए थे। उसका कोई जस्टिफाई भारत पूछता नहीं दिया गया। ईडी को मुद्रा पोर्ट दिखाई नहीं, का पता नहीं मिलता, वहां से 22,000 करोड़ का ड्रग मिलता है। ईडी को गुजरात के वो 55 लोग शराब से मर गए जिनकी बेशकीमती जान थी, वहां का पता नहीं चलता, जहां ड्राई एरिया है। ईडी को हेमंत विश्व शर्मा का पता नहीं है, जिसको कांग्रेस में रहते हुए पहले उसका नाम था चिन्हित थे, आज वो मुख्यमंत्री हैं तो वो दूध के धुले हो गए। ईडी साहब शुभेंदु अधिकारी का पता नहीं है, उनका नाम था, अब वो चूंकि बीजेपी के नेता विपक्ष हैं तो वहां का पता नहीं है। तो ईडी अपना काम करे, ईमानदारी से करे। लेकिन भारत के लोग ये पूछना चाहते हैं, ये पूछने 140 करोड़ लोग, इसमें बहुत झूठ पार्टी को तो छोड़ दिए, बीजेपी बहुत झूठ पार्टी, इसको तो छोड़ दिए, इनके प्रवक्ता, इनके भक्त और अंधभक्तों को छोड़ दीजिए। लेकिन देश के लोग ये सवाल पूछेंगे। आज वित्त मंत्री कह रही हैं कि महंगाई कमी नहीं हो सकती भारत में। 2014 में एक वास्को डिगामा साहब आए थे गुजरात से, वो कहते थे नया भारत होगा,
मित्रों 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी, मित्रों 15 लाख, मित्रों यानी कि बस आम यानी आदमी- आपके पास तथ्य की कोई नहीं, बात ये नहीं है। तथ्य नहीं। 60 सेकंड ये निकल गए, facts हैं। तथ्य की एक भी बात नहीं ये कही नाविका आपने जी, ये अजय facts वर्मा हैं। जी। मैं और final आपने बताने जा रहा हूं। नहीं, अभी वित्त मेरे बच्चे मंत्री की बात की मैं आपको बता दूं मैं कि ये जब बता वित्त दूं। मंत्री जी बोल रही थी तो कांग्रेस का पूरी वो टोली एक जो है एजेंडा है। वो लोकसभा से बाहर चली गई वो थी। एक एजेंडा और जब वो है। बैठी सुन रही और थी, उसका- जब वो बैठी सुन रही थी डिबेट महंगाई पर, तो कांग्रेस के लोग थे नहीं हाउस में, सबको- सुनने के लिए देखिए, थे नहीं वहां हाउस में। सबको बड़ी एक चिंता है। एजेंडे के लेकिन तहत भेज दिया जाता है। शहजाद पूनावाला, देखिए। बात घूम फिर कर वही हाँ। कि आपको बाकी सबका करप्शन दिखता है, बीजेपी का नहीं दिखता। आज मुझे पता था ये सवाल आप मुझसे पूछने वाली, ये इसलिए तो रोज पूछा जाता ये है। रोज पूछा जाता है। मैं इसलिए 3 प्रमाण लाया हूँ और उसमें से 2 प्रमाण तो टाइम्स नाउ से जुड़े हुए हैं। एक पहला ये प्रमाण है, ये अजीत दादा का स्टेटमेंट है, टाइम्स नाउ ने छापा है, पढ़ लूँ 1 सेकंड में। अजीत दादा कह रहे हैं कि हाँ ये तो नोटिस मिलता है सबको, पर ये संजय राउत को बार बार क्यों मिलता है? संजय राउत को बोलना चाहिए कि उसको क्यों बार बार मिलता है। ये राइट होता है ईडी का ऐसी पूछताछ करने का। ये आपका टाइम्स नाउ नहीं छापा है, ये देखिए मैडम, मैं झूठ नहीं बोलता कभी भी, आपको पता है। मैं ऑल इंडिया क्रिमिनल कमेटी से तो हूँ नहीं, ना मैं आई नीड कैश INC मानसिकता वाला हूँ, ना मैं टू मच करप्शन TMC वाला हूँ, है ना। तो अब दूसरी बात मैं दिखाता हूँ, तो ये क्या, ये पढ़कर दिखाइए, थोड़ी मेरी अंग्रेजी कमजोर है। ईडी अटैचेस 2.7 करोड़ वर्थ एसेट्स ऑफ सूरत बीजेपी लीडर। ये हमारी ईडी ने किया, वाह वाह वाह। ये इनकम टैक्स रेट्स भी आया है, क्लोज एड्स ऑफ BSY सन, मिस्टर येदियुरप्पा सन, उसके दोस्तों के पास इनकम टैक्स ने किया है। तो या तो आरोप है कि हम लोग विद्वेष से करते हैं, या तो ये कैसे करते हैं। दूसरी बात मैं कहता हूँ, बाकी सब छोड़ दो, कोर्ट के आदेश पे जाते हैं। आज कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने कहा है, कंसिडरिंग द कंपस ऑफ इंक्वायरी एंड वॉल्यूम ऑफ मैटर, कस्टोडियल इंटेरोगेशन इज रिक्वायर्ड, केयरफुल perusal of statements recorded under section 50 PMLA, prima facie refer to a trail of money and the accused। कोर्ट कह रहा है ना, ईडी को भूल जाइए। ईडी वैसे केश पैरेट नहीं है जैसे बुलाते थे, पर कोर्ट के बयान पे जाइए। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन पर भी क्या बोला? कट्टर आपराधिक पृष्ठभूमि का है। कल उन्होंने कहा है, वी आर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द चार्जशीट एंड प्राइमा फेसा एविडेंस है कि वो इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में। इससे पहले कांग्रेस के बारे में क्या कहा था कि ये दोनों लोग यंग इंडियंस को यूज कर रहे थे स्पेशल पर्पस व्हीकल की तरह। और TMC के विषय में एक ही चीज मैं गुप्ता जी से पूछूंगा। गुप्ता जी, कैलकाटा हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने तो अधिकारी जी की बेटी के अपॉइंटमेंट को निरस्त किया था, आपने उन पर क्या कार्रवाई की? जवाब देना चाहेंगे विवेक गुप्ता जी? जी, मैं सबसे पहले तो प्रवक्ता बीजेपी जी से, जो हमारे मित्र हैं, उनसे ये पूछना चाहूंगा कि सबसे पहले ये सब सवाल पूछने के पहले वो इन सवालों का जवाब दे कि ये ईडी और सीबीआई ऑपोजिशन स्टेट्स में एक्टिव रहती है, बीजेपी स्टेट्स में इनको क्या हो जाता है? दूसरा सवाल ये है कि ईडी सीबीआई जितने केसेस पे चार्जशीट दायर करती है और जितने केसेस फाइल करती हैं, उसका आप अधिकारी जी का जवाब दे दीजिए, मैं इनसे बाकी सवालों का जवाब ले लूंगी। आप अधिकारी जी का जवाब दे दीजिए, जिसे कैलकाटा हाईकोर्ट ने निरस्त किया था। आपके माध्यम से शायद जवाब, आपके नविका जी, आपके माध्यम से ही शायद जवाब मिलेगा, क्योंकि पार्लियामेंट चल नहीं रहा है। हम जहां सवाल पूछना चाहते हैं वहां ये होते नहीं है। बिल्कुल, मैं आपका दर्द समझती हूं और मैं सहयोग करूंगी, मैं बिल्कुल सहयोग करूंगी आपके साथ। मैं जवाब आज दिलवाऊंगी आपको, पर आप जवाब दे दीजिए कि अधिकारी जी के ऊपर आपने क्या एक्शन लिया, आपकी पार्टी ने क्या एक्शन लिया? जी, मैं चेष्टा कर रहा हूं। दीदी ने हमेशा कहा है कि हम कोर्ट को हर मामले में सुप्रीम मानते हैं और कोर्ट का हर न्यायाधीश हर न्याय हमारे सर माथे पर है। उस पर जो भी उनका निर्देश होता है उसका कड़ा से कड़ा पालन किया जाएगा, चाहे वो उनकी पार्टी का हो, चाहे कोई भी हो। इस नतीजे में मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे बंगाल में दीदी जो है वो कितनी सिंपल लिविंग से रहती है, ये पूरा विश्व जानता है। नहीं, सिंपल लिविंग तो हमने देखा है, सिंपल लिविंग और हाई क्लास अधिकारी जी पे एक्शन लेना, अधिकारी जी पर एक्शन लेना, उससे सिंपल लिविंग का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नाविका जी, एक सेकंड, गुप्ता जी, आदरणीय गुप्ता जी, नाविका जी ने मेरा नाम बुलाया है, प्लीज। आपको पहले तो पता हो कि ये मई 2022 में आदेश आया था हाईकोर्ट का, और उसके बाद ममता दीदी ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि हम नहीं मानते इसमें स्कैम है। मैं आपको सुनाता हूं, आपकी बंगाली शुद्ध होगी, आप सुनिए। আমি জানি বিচার ব্যবস্থার উপর, আমি বিচার ব্যবস্থাকে ভরসা করি এবং আমি জানি বিচার ব্যবস্থার উপর বিজেপির প্রভাব এখন কতটা আছে সেটাও আমি জানি, এবং আমি জানি বিচার ব্যবস্থার উপর বিজেপির প্রভাব এখন কতটা আছে সেটাও আমি জানি।
ये कह रही है ममता बनर्जी जी कि मैं कोर्ट के ऊपर किस प्रकार का बीजेपी का प्रेशर होता है, तो ये तो गुप्ता जी की बात का खंडन प्रभाव। किया। हाँ, प्रभाव होता है, दबाव होता है और सारे चीजों का सुझाव होता है, ये देखिए। तो दूसरी बात तो जुडिशरी का रिस्पेक्ट नहीं हुआ। मैं आपसे स्पष्ट तरीके से पूछ रहा हूं कि क्या कार्रवाई की गई अधिकारी जी जिनकी बेटी के अपॉइंटमेंट को निरस्त करके उनको 41 मंथ्स की सैलरी देने के लिए कहा? सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए। आपके बाकी जितने भी जवाब है, सवाल है, मैं उसके लिए बैठा हूं यहां पर सारी चीजें एक को एक बताने के लिए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा होता कि हम लोगों के टाइम में ईडी या सीबीआई पक्षपात कर रही होती तो एक तो आदेश आप 8 साल में नहीं आते। मैं बता आज 8 साल में एक अधिकारी नहीं, सवाल सीधा है। अधिकारी जी के ऊपर कोई एक्शन आज तक नहीं हुआ। आप भी जानते हैं विवेक गुप्ता जी, और हम भी जानते हैं, अगर पाक साफ हैं तो अगर किसी और का हक लिया गया एक मंत्री द्वारा अपने बच्चों को देने के लिए, तो इस पर क्या एक्शन नहीं होना चाहिए? दीदी तो सबकी दीदी हैं, पूरे प्रदेश की दीदी ये बात साबित होगी नविका जी, साबित हो जाएगी तो एक्शन जरूर लिया जाएगा। तो हाईकोर्ट के कहने के बाद आपको लगता है अभी साबित नहीं हुई है? हाथरस में जब हमारे एमपी हाईकोर्ट के कहने के बावजूद आप समझते हैं कि ये साबित नहीं हुआ है? हाईकोर्ट ने ऐसे ही निरस्त कर दिया। कमाल है। नविका जी, इनको पूछिए ना, जब कैमरा में आप ही लोग दिखा रहे थे कि हमारे एमपीस को हाथरस में पीटा जा रहा था, उस पे आज तक कोई कार्रवाई आप सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं। चलिए, आप जवाब देने के लिए बहुत आतुर हैं, तो मैं राहुल गांधी का लेटेस्ट ट्वीट डालना चाहती हूं। राजा का संदेश साफ है, जो मेरे खिलाफ बोलेगा वो तकलीफें झेलेगा। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विरोधियों का हौसला तोड़ने और सच का मुंह बंद करने की पुरजोर कोशिश जारी है। लेकिन तानाशाह सुन ले, अंत में सत्य जीतेगा और अहंकार हारेगा। और संजय राउत की फोटो लगाई गई है नीचे, ये संजय राउत के सपोर्ट में आए हैं। मुझे नहीं, मेरा सवाल आपसे जो है बहुत मैं वही तो पहले बताना जा रहा था, उसी ट्वीट पे आपने पढ़ दिया, धन्यवाद। मैं उसे ही पढ़ के उसी पे बताता। पर मेरा सवाल तो सुन लीजिए ना, क्योंकि मैं मध्यम नहीं, निम्न वर्गीय जर्नलिस्ट हूं, और मेरा आपसे सवाल है कि जब कहा उखाड़ दिया, तो अहंकार किसका था? किसका अहंकार था? और उसे आप अहंकार कहेंगे कि नहीं? तब तो कोई ट्वीट नहीं आया था राहुल गांधी जी का, क्योंकि उनकी पार्टी तो तब सरकार में थी, एमवीए में। तब तो अहंकार नहीं नजर आया। नाविका जी, आप सबसे पहले तो ये आप गलत कह रही हैं कि मैं निम्न वर्गीय हूं। आप उच्चतम तो उच्चतम वर्गीय पत्रकार और जर्नलिस्ट और नॉलेजेबल है। दूसरी में जो बहुत ही झूठी पार्टी है, मैं उसकी वो चीज बताना चाहता हूँ। कहते हैं ना ईडी कुछ नहीं करती। 2004 से मैं बता दूं, 2004 से 9 तक, 2004 से 14 के बीच ईडी ने पूरे हिंदुस्तान में 194 लोगों के ऊपर दबिश केस या वो ये केस, और 2014 से 22 के बीच 2950 से ज्यादा किए। 3010 सुन लीजिए, नंबर ठीक बोला मैंने 2950 मैंने लफ्ज ज्यादा बोल दिया ना, नहीं कम बोला। 2950 से ज्यादा में कितने हो सकते हैं? 3010 है। तो ये एजेंडा इस 22 में केवल अपोजिशन की स्टेट या अपोजिशन के नेता, ये भारतीय झूठ पार्टी के जो लोग कोई जवाब है अहंकार का? अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा था। और ये लोग तो आप संजय राउत को रावण कह रहे हैं? आपने रावण किसको कहा? संजय राउत को? मैंने भाजपा वालों को रावण कहा है। भाजपा वालों वो कहां से आ गए? वो इस तरह से आ गए कि घमंड और अहंकार में इस कदर चूर हैं कि उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता, उन्हें सिवाय इसके कि केवल इस देश में किस तरह से पॉलिटिकल विंडेटा और अपना एजेंडा चलाइए, सरकार गिराने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, या विरोधियों को धमकाने के लिए। जवाब दीजिए शहजाद पूनावाला जी, उसमें उखाड़ दिया में अहंकार नहीं था, ईडी जो कर रही है उसमें अहंकार है। और ये तो कोर्ट ने उनको रिमांड दी है, इसमें ईडी का क्या लेना देना है जी? सुनिए, पर मैं आपको 2 बताता हूँ। इन्होंने जो आंकड़े गिनाए ईडी के, बिल्कुल सही है। इनको जरा पूछिए 2004 से 14 0 कन्विक्शन और 14 के बाद 24 कन्विक्शन। यही फर्क है, यही अंतर है। ये सबको भ्रष्टाचार में बचा, ये भ्रष्टाचार का परिवार, और इसीलिए ये कहते हैं भ्रष्टाचार मेरा अधिकार। तो किसी का भी भ्रष्टाचार का अधिकार उस पर कर चोट हो तो राहुल गांधी पहले आ जाएंगे, क्योंकि वो पारिवारिक अधिकार है इनका। फर्स्ट फैमिली टू लूट एंड फर्स्ट फैमिली ऑफ रस राइट टू लूट।
हाँ, तो ये लूट एंड स्कूट वाले सब सॉलिडेरिटी महागठबंधन। हाँ ठीक है, मैं किशोर तिवारी जी आपसे पूछना चाह रही हूँ, अहंकार की बात चली, अगर उखाड़ दिया में अहंकार नहीं है तो ईडी के एक्शन में कहां से अहंकार हो गया? और ईडी एक्शन किस लिए कर रही है? गरीबों को, जो वहां पर रहने वाले टेनेंट्स हैं, 672 घर जो आपने तोड़ दिए, बनाकर दिए नहीं, उनके हक के लिए अगर कोर्ट या ईडी कुछ कर रहा है तो इसमें अहंकार कहां से आ गया? उखाड़ दिया में तो कोई अहंकार नहीं था। हाँ, अब मैं बोलूं, पात्राचाल के घर बनाने का इनिशिएटिव उद्धव जी ने लिया था। 2007 से 14 से 19 तक तो बीजेपी की सरकार थी, देवेंद्र फडणवीस वहां जाके भी आए थे, लेकिन ये पूरे मुद्दे उन्होंने निकाले, बिल्डर लाए और कैसे थी हमारी सरकार? 14 में आई भाई, 14 ही बोल। अरे मैं बात कर रहा हूँ ना, कैसे थी हमारी सरकार? मैंने 7 से 14 देखो किशोर जी, आप थोड़ा डिबेट में, अरे यार मैंने अच्छा बोलने दीजिए, बच्चों को मत लाया करो। हाँ। मैंने बोला ना, बच्चों को मत लाया करो। नाम आपका किशोर और बच्चा हमको कहे। अच्छा आप बोलिए ना किशोर जी बोलिए। किशोर जी एनसीपी का स्टेटमेंट देखा आपने? पर देखिए, अजीत दादा बोल रहे हैं कि एजेंसीज हैव राइट टू प्रोब। देखिए नाविका जी, जो सर्टिफिकेट की जरूरत उन्हें पड़ती है, अजीत दादा की डिग्री वो प्रूव करते हैं जिनको डाउट होता है, लोग डाउट करते हैं, डिग्री वो प्रूव करते हैं जिन्हें डाउट होता है, जिन्हें कोई डाउट नहीं होती वो कागज प्रूव नहीं करते। ये तो सब ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक सारी स्टेटों पर है, सब चीजों पर है। किशोर तिवारी डाउट हो या जिनको अपने किशोर तिवारी जी की पार्टी, एक मिनट अजय जी, किशोर तिवारी जी की पार्टी सफाई वाले लोग रखते हैं। नहीं, आप मत रखिए कागज और गलत बोलते रहिए, लेकिन आप फैक्ट्स नहीं बोल रहे ना, आपको तो 2900 ही समझ आ रहे थे, 3010 हो गए। लेकिन एक मिनट, किशोर तिवारी जी बोल रहे हैं सभ्य यही रहेगा कि हम उन्हें बोलने दें। जी किशोर तिवारी, सर्टिफिकेट दिखाना है, ये क्या है? हाँ, एक मिनट शहजाद, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए कि जिन लोगों के ऊपर आप आग बबूला होकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, वो लोग अभी तुम्हारे साथ, तुमने उनके साथ सत्ता बना ली। तुम्हारे देवेंद्र फडणवीस सबसे ज्यादा आरोप नारायण राणे को पे लगाते थे, उनको मिनिस्टर बना दिया। अब मुझे बताइए कि उन पर एक्शन कब लेगी ईडी? आप तो ईडी के एक्शन के बारे में बोल रहे थे। चलो संजय राउत को जेल में, देखो एक तो मैं आपको बता देता हूँ नाविका जी, एक मिनट में मेरा पूरा तो बोल देता हूँ। एक्चुअली आने दो, निकलने दो। आप लोग है ना स्टूडियो में बैठ के है ना पूरा मजा लेते हो, हम लोगों को आप लोग आलीशान मकान में बैठ के पात्राचौल के हमारे निवासियों का घर खा जाते हो। आप तो पात्राचौल के निवासियों का घर खा जाते हो, मराठी मानुस का। एक मिनट जीएसटी, छाछ, दूध पर पनीर लगाकर देश को ही खा जाते हैं आप तो। सवाल उस पर मैं आऊंगी, केवल 4 आदमी राहुल गांधी जी तो उस पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जवाब सुनने के लिए संसद में बैठते नहीं। ईडी जिस दिन सवाल पूछती है तो महंगाई की वजह से सड़क पर आ जाते हैं, लेकिन जब जवाब आता है तो संसद में बैठते नहीं। लेकिन सवाल पब्लिक के जो है, पब्लिक बॉस है, पब्लिक के सवाल सुन लेते हैं। आपसे ही हैं किशोर तिवारी जी। अंशु झा मधुबनी से पूछ रहे हैं और विनोद कुमार रायपुर से। आइए सुनते हैं पब्लिक के सवाल। मैं पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की क्या राजनीति है, ये अलग बात है, लेकिन पात्राचौल घोटाला हुआ है, इससे इनकार कैसे किया जा सकता है? सिर्फ ईडी की रेड से और गिरफ्तारी से इससे कोई दोषी साबित नहीं होता है। इस पे राजनीति क्यों हो रही है? पहला सवाल आपसे किशोर तिवारी जी और दूसरा सवाल केसकर जी से। पहले किशोर तिवारी जी आप जवाब दीजिए। हाँ, देखो अंशु जी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि पात्राचाल ये क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे बिल्डर लोग वहां के चाल वालों के अधिकारों को वंचित रखकर जो एफएसआई होता है उसका सौदा करके बेच देते हैं और राजनीति के लोग उनको साथ देते हैं। ये सब चीजें और इसमें जितने भी लोग शामिल हैं उनपे सब, तो आपने मान लिया राजनीति के लोग यानी कि संजय राउत जैसे लोग साथ देते हैं बिल्डरों का जो लोगों का हक छीन लेते हैं। आप मान रहे हैं ना? आप मान रहे हैं कि राजनीति के मेरे मुंह में, अरे यार मेरे मुंह में मत डालो। मैं कहाँ डाल रही हूँ?
आपने अपने मुंह से खुद निकाला है। केसरकर जी आज किशोर तिवारी जी ने मान लिया कि राजनेता लोग बिल्डरों के साथ मिले हुए हैं, उन्होंने मान लिया इस बात को। अंशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा सवाल पूछा कि किशोर तिवारी जी अपने जाल में खुद ही फंस गए हैं। केसरकर जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं, राजनीति क्यों हो रही है? क्योंकि वहां लोगों का हक मारा गया है और राजनेता तो सब इन्वॉल्व हैं। जब आप शिवसेना में थे आपको भी पता होगा कि ये क्या हो रहा था, तब के बारे में आप कुछ जानकारी देंगे? देखिए, ये जो एक्शन हुआ है वो लोगों के उनके हक के घर नहीं मिले तो एक ही पॉलिटिशियंस पे ये कार्रवाई नहीं हुई है। 8 से 9 बड़े बिल्डर आज जेल में है। इससे एक मैसेज भी ये जाता है कि आगे चल के गरीबों के घर कोई भी लूट नहीं सकेगा, उनको उनके घर मिल जाएंगे। और ये जो सिग्नल है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सपना था बाला साहब ठाकरे साहब का कि इनको ये हक के घर मिल जाए, और उनकी ये जो टीम हो चुकी है तो उसमें अगर उनको हक के घर नहीं मिलते हैं और उन पे एक्शन हो जाता है तो एक अच्छा एक्शन है जो महाराष्ट्र में चल रहा है, चाहे वो पॉलिटिशियन पे हो चाहे वो बिल्डर्स पे हो, लेकिन एक्शन हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं सोचता हूँ कि कुछ एक्शन लेने की वजह से अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उस एक्शन को अच्छा ही बोलना चाहिए। सही कहा आपने अवनीजेश जी, सिर्फ पात्रा चौल के मकानों का नहीं ब्यौरा है। और अभी किशोर तिवारी जी कह रहे थे क्या लेना देना किसी का बिल्डरों से। मैं बता दूं आपको, जो रिमांड नोट में लिखा गया है कि प्रवीण राउत जो डायरेक्टर थे उस बिल्डर कंपनी में, उनकी पत्नी ने संजय राउत जी की पत्नी को अनसिक्योर्ड लोन दिया और वो लोन खुद ब खुद जब उजागर हुआ सारा मामला तो वापस हो गया। मैं आपको पूछना चाहती हूं, हालांकि 55 लाख आजकल कम लगता है क्योंकि हम तो 50 करोड़ आजकल देखते हैं नोटों में पड़े हुए घरों में, 55 लाख अमाउंट कम लगता है, लेकिन ये मनी ट्रेल की बात कोर्ट भी कह रहा है। और इसके अलावा अलीबाग में 8 प्लॉट, अब ये मध्यम वर्गीय पत्रकारों के पास 8 प्लॉट अलीबाग में। नाविका जी एक बात तो बड़ी साफ हो जानी चाहिए, बार बार विवेक गुप्ता जी आपको मालूम चल गया होगा कैसे लोन अनसिक्योर्ड लोन लिया, कागजों में दिखा दिया, वापस कर दिया, कैश में सारी पेमेंट हुई, ये भी आया है सामने, ठीक है ना? तो वो तो आप देख लीजिए। लेकिन एक बात बताइए कि ये जो, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं, लेकिन एक बात बड़ी साफ सी है कि ये किशोर तिवारी जी भी कह रहे हैं कि जब तक हमारे साथ थे तब तक वो खराब थे, आपके पास चले गए तो वो खराब हो गए। तो किशोर तिवारी जी जब तक आपके साथ थे आप तो कहते थे वो पाक साफ है। मैं शुभेंदु अधिकारी के बारे में ममता बनर्जी का बयान दिखाऊं, या मुकुल राय के बारे में दिखाऊं, या अर्जुन सिंह के बारे में दिखाऊं? जब तक आपके साथ थे आप तो सबसे बड़े वकील बनते थे कि नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल पाक साफ है, ये गलत कर रहे हैं, गलत कर रही है बीजेपी, गलत आरोप लगा रही है। और बीजेपी में गए तो वो गंदे हो गए। वो ये तो आपके ऊपर भी तो आरोप लगता है ना। ये आप बताइए ना, आप किसका नहीं भला, किसको बचा नहीं रहे थे? एक बात। दूसरी नाविका जी, एक बात बड़ी साफ सी है, सोचनी चाहिए कि जब ईडी को या सीबीआई को कोर्ट ने जब कहा था कि ये केज है, तब इसलिए कहा था क्योंकि सीबीआई या ये एजेंसी बचाती थी लोगों को। अभी आज क्या है, कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई करने के लिए क्या चाहिए? प्रमाण चाहिए। बचाने के लिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए होता था, स्लो मोशन में डाल दो, फाइल मत उठाओ, कोई केस मत करो, तब कहा था केज। आज जो कह रहे हैं ना 3000 से ज्यादा केस हैं, वो इसीलिए हैं। इसलिए आज सीबीआई और ईडी इनके कहने पर नहीं चल रही, आज उसको प्रमाण प्रस्तुत करना होता है, इसलिए इतने केस हैं। कोई झूठा केस ईडी नहीं कर सकती, बड़ी साफ सी बात है। आज जो ईडी ने कस्टडी मांगी है, हाथ के हाथ नहीं मिलती कस्टडी कि नहीं इसमें कोई दम नहीं है, आप जो प्रमाण दे रहे हैं इसके लिए कोई कस्टडी की जरूरत नहीं है, आप अलग से इसकी पूछताछ करना जो आपको लेने हो। सही। और आपने सही कहा, चाहे वो पार्था चैटर्जी का मामला हो, कोर्ट से कस्टडी मिली है, चाहे वो संजय राउत का मामला हो, कोर्ट से कस्टडी मिली है, चाहे वो संजय
मैं आने वाली थी। मैंने कहा सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो भी कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही, क्योंकि उन्होंने स्टे मांगा, उन्हें मिला नहीं। और सत्येंद्र जैन के बारे में तो कोर्ट ने यहां तक कह दिया है कि वो जिस अस्पताल का प्रमाण दे उसे ना माना जाए जब बेल की बात आए। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रमाण कोर्ट में हो रहे हैं। क्या इस पर भी आपको ऑब्जेक्शन है? नाविका जी, इस देश में बड़ी अजीब कहानी है। विजय रूपाणी, जय शाह, शौर्य डोवाल, जयंत सिन्हा, आर.के. सिन्हा, मुकुल राय, अब सुखराम जी तो रहे नहीं, सुशील मोदी, रेड्डी ब्रदर्स, येदुरप्पा, महेश शाह, अनार पटेल, रमन सिंह और माननीय गृहमंत्री अमित शाह इत्यादि ऐसे लोग हैं। और फिर भी देश के सबसे ईमानदार और एकदम कहीं कोई ईडी का कभी कोई चांस नहीं आएगा। लेकिन ये विंडेटा और एजेंडा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं, कोई सबूत है, मैं डिग्री कोई सबूत है तो दिखाइए। नहीं, ये तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। 8 करोड़ से 80 करोड़ के कागज आपको मैं दे दूं। बिजनेसमैन है, पूछेंगी, मध्यवर्गीय पत्रकार तो नहीं है कि अलीबाग में 8 140 करोड़। शहजाद जायज है। चलिए, जायज सवाल है। शहजाद पूनावाला उत्तर चला के इनका चलिए टारगेट ये है कि उत्तर तो सुन लीजिए। इनको झूठ बोलिए, ये संसद थोड़ी है जहां सवाल पूछे जाते हैं। नहीं, संसद थोड़ी है जहां सवाल पूछे जाते हैं लेकिन जवाब का इंतजार नहीं किया जाता। नहीं, मैं आप रख नहीं पाए। पूछा, जवाब दे रहा हूं मैं। 75 पहली बार जवाब देने वाला उत्सुक है, सवाल पूछने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि किस तरह से यहाँ पर लोकसभा में सारे बिल पास करें। रमन साहब ने ये कितनी बार कंडक्ट करके कहा है, ये मैं नहीं कह रहा। ये डिबेट का मुद्दा नहीं है, ये डिबेट का मुद्दा नहीं है। शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए। ये ज्ञान किसी और दिन, ये ज्ञान किसी और दिन, डिबेट का मुद्दा जो देश में चल रहा है थोड़ा सा बता दीजिए। शहजाद, इन्होंने एक फहरिस्त गिनवाई, मैं इसमें से एक ही नाम उठाता हूँ। इन्होंने जय शाह का नाम लिया। जय शाह ने अपने ऊपर सारे आरोपों पर मानहानि का दावा ठोका और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये सही दावा ठोका है और जो एजेंसी ने इस गलत खबर को छपाया था उसके खिलाफ कार्रवाई। स्मृति ईरानी जी का भी वाक्य आपके सामने है, मुझे पता नहीं, मैं कह रहा हूं कि फिर भी इनको भरोसा नहीं तो एक मामले में तो ले आते कोर्ट का आदेश हमारे खिलाफ। चलिए, जय शाह जी के मामले में, और मैं आग्रह करता हूं कि अगर ऐसे आरोप लगाते हैं वो किसी के खिलाफ जिन्होंने व्यक्तिगत जिंदगी में अपने मानहानि का दावा किया है, इसके ऊपर भी और ऐसे लोगों के ऊपर और भी मानहानि के दावे ठोके जाए। आंचल चौहान वाराणसी से पूछ रही हैं सवाल और अनिरुद्ध जैन देहरादून से। पब्लिक के सवाल जरूर सुनिए और जवाब देना बहुत लाजमी है। आइए सुने। मेरा एक सवाल है, जब उद्धव की सरकार थी तब संजय राउत बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज वो विक्टिम क्यों बन रहे हैं? कंगना रनौत ने कहा था कि सबका घमंड टूटता है। क्या ईडी के जरिए संजय राउत और उद्धव ठाकरे का घमंड तोड़ा जा रहा है? किशोर तिवारी जी, बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब विक्टिम क्यों हैं? नहीं, बीजेपी का प्रकोप है और शिवसेना को खत्म करने का उनका संकल्प है बेटा। अब ऐसा तो होगा ही ना। लेकिन आपने बोला उखाड़ दिया, तो उखाड़ देना ये हमारा कॉपीराइट है। और मैं बीजेपी में शहजाद को बता देता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर आपको हम उखाड़ देंगे, बीएमसी के चुनाव में भी उखाड़ देंगे, ये मैं अभी बता दे रहा हूँ। अब हमारे जो केसरकर साहब है वो हमसे थोड़े नाराज होकर चले गए, लेकिन जब तक आ जाएंगे हमारे साथ, क्योंकि केसरकर जी आप वापस जा रहे हैं, थोड़े दिनों के लिए ही नाराज हुए हैं उद्धव जी से? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जिस बीएमसी की आप बात कर रहे हैं वो बीएमसी तो हार्ट है शिवसेना का, उसकी वो केयर नहीं करते। वो इसकी केयर करते हैं कि हम सत्ता में आए और हम मुख्यमंत्री बने। लेकिन जिस बीएमसी का को स्टेट बना के वो महाराष्ट्र में फैल गए, उसका तो ख्याल रखना चाहिए। जिन गरीब मजदूरों के लिए बाला साहब ने शिवसेना बनाई, उसका तो उनको ध्यान रखना चाहिए। वो सबको बाजू में रख दिया और ये सत्ता की जो पॉलिटिक्स चल रही है, इससे बाला साहब का सपना सच नहीं होगा। उनका सपना हिंदुत्व का था, उनका सपना जो मराठी मानुस है, जो मराठी स्पीकिंग लोग है, उनका हक उनको दिलाने का था।
ये सब चीजें बाजू में रहेगी। बिल्कुल सही कहा शहजाद पूनावाला जी। क्या उखाड़ दिया जो उनका कॉपीराइट है, अब आप इनका घमंड और इनका जो लोग कह रहे हैं कि एरोगेंस है, क्या आप ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, उखाड़ दिया इन्होंने सही कहा। ये इनका नैरेटिव पता है क्यों है? इन्होंने बाबा साहेब ठाकरे के सिद्धांतों को उखाड़ दिया और मैं इसका प्रमाण देता हूँ। नवाब मलिक को कोर्ट ने कहा है कि ये दाऊद के साथ रिश्ते रखता है। आदरणीय स्वर्गीय बाबा साहेब ठाकरे ने जिंदगी भर ये लड़ाई इस्लामिक जिहाद के खिलाफ लड़ी और जो इस्लामिक जिहाद के साथ बैठा हुआ है उसके साथ बचाव करते हैं। तो ये बाबा साहेब ठाकरे जी के सिद्धांतों को इन्होंने उखाड़ दिया। ये तो केसरकर जी और शिंदे जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इन सिद्धांतों को संभाला। केसरकर जी, शिंदे जी और बाकी ये जो असली शिवसेना है, इन्होंने बाबा साहेब जी की विचारधारा को संभाला, संवारा और निखारा। और ये लोगों ने सोनिया के सेना के बनने के चक्कर में, शरद की सेना बनने के चक्कर में इन्होंने सिद्धांतों को उखाड़ दिया। बस आज सवाल पब्लिक का यही है, क्या राजनीतिक बदले की भावना की बात तक ही सीमित है? ये बात उन लोगों को लोग भूल गए जिन्हें मकान नहीं मिला, जिनके मकान तोड़ दिए गए और आगे बेच दिए गए, और बेचकर ये 1034 करोड़ का घोटाला बन गया। अब इसमें राजनीतिक संबंध क्या है? अगर ये पता किया जा रहा है तो क्या ये गुनाह है? सवाल है आज ये पब्लिक का। और जो लोग अहंकार में कह रहे थे कि उखाड़ दिया, आज वही कह रहे हैं कि ईडी का एक्शन अहंकार है। मैं पूछना चाहती हूं, बड़ा सवाल है ये, पीएमसी बैंक के जितने भी निवेशक थे वो आज सड़कों पे हैं। किसी के बच्ची की शादी है तो वो पैसे नहीं निकाल सकता बैंक से, क्योंकि बैंक को खाली कर दिया गया है। किन्होंने? वही जो बिल्डर राजनेताओं के साथ मिले हुए हैं, और उसका ब्यौरा आज कोर्ट में दिया गया। मैं नहीं कह रही, कोर्ट का ये ब्यौरा बता रहा है। ईडी हो, सीबीआई हो या पुलिस ही हो, राजनीतिक तौर पर संवेदनशील मामले में जब ये एजेंसियां एक्शन करती हैं तो आरोपी का एक सबसे आसान डिफेंस होता है, वो ये कहता है कि मुझे राजनीति के तहत फंसाया जा रहा है। जरूर ये सच्चाई है कि एजेंसियों का दुरुपयोग राजनीतिक वजहों से हुआ है और इसकी इतिहास सबके सामने है, लेकिन क्या कोर्ट में बेगुनाही साबित किए बिना विक्टिम कार्ड खेला जाना चाहिए? मैं कहना चाहूंगी कि इस देश में पब्लिक बहुत मैच्योर है, वो एजेंसियों के एक्शन पर भी नजर रखती है और राजनीति का सच भी समझती है। इसलिए जांच एजेंसियों के नाम पर राजनीतिक स्कोर हासिल करने की कोशिश तो सही नहीं ठहराया जा सकता। हमारे सामने चारा घोटाले जैसे मामले हैं जहां जांच हुई और सजा तक हुई, चाहे इसमें 30 साल लग गए, और ऐसे मामले भी हैं जहां राजनीतिक हस्तियां बेदाग छूटी भी हैं। जैसा उद्धव ठाकरे ने आज कहा कि वक्त जरूर बदलता है, लेकिन यह भी सच है कि सच्चाई भी नहीं बदलती। सच सामने आ ही जाता है, दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाता है। संजय राउत के मामले का जो भी सच हो वो देश के सामने जरूर किसी दिन आएगा, ऐसा हर नागरिक का विश्वास है। यही है आज मेरा नजरिया। लेकिन आज मैं आपको एक और बड़ी खबर दिखाना चाहती हूं। गोवा रेस्टोरेंट बार विवाद पर दिल्ली हाईकोर्ट से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को बड़ी राहत मिली है। आदेश के मुताबिक कोर्ट ने दस्तावेजों के आधार पर यह माना है कि स्मृति ईरानी और उनकी बेटी के नाम पर किसी बार का लाइसेंस नहीं है। आज अपलोड हुई आदेश की कॉपी में इस बात का जिक्र है कि स्मृति ईरानी और उनकी बेटी ना ही इस रेस्टोरेंट की मालिक हैं और उन्होंने कभी लाइसेंस के लिए आवेदन किया ही नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेटा डिसूजा द्वारा ये साजिश के तहत आरोप लगाए गए हैं। कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को समन जारी कर 18 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूं। माफ कीजिएगा। एक 18 साल की बच्ची को क्या राजनीति में घसीटना जरूरी है? मैं पूछना चाहती हूं कि राजनीति में आप कुछ भी कहिए,
आप प्रतिद्वंदी हैं, विरोधी हैं एक दूसरे के लिए। अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया है, इस बात का रोष कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में होगा। राजनीतिक बदला लेना है तो ये होना चाहिए इलेक्शंस में और तमाम राजनीतिक चीजों पर। लेकिन क्या 18 साल की बच्ची को विवाद में घसीटना सही है? एक मां होने के नाते मैं ये पूछना चाहती हूं कि क्या कोई सभ्यता, क्या कोई लक्ष्मण रेखा बच गई है कि बच्चों को भी घसीटना राजनीति में जायज माना जाएगा? सोचने की बात है, कांग्रेस को इस पर सोचना चाहिए। बस आज सवाल पब्लिक का में इतना ही, लेती हूं आपसे इजाजत।